कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सो इट गोज लाइक कि आपने जो है एक बिजनेस एसेट खरीदा। बिजनेस एसेट जो खरीदा है वो 5 साल के लिए खरीदा है। कंप्यूटर आपने जो बिजनेस में डाला वो 5 साल के दिमाग से डाला था। ये चीजें आपको जो है अपनी जब बैलेंस शीट बनाते हो तो उसमें सब कुछ लिखते हो कि इस एसेट की लाइफ कितनी होएगी, एसेट की डेप्रिसिएशन रेट कितनी होगी, क्योंकि जब आप बुक्स बनाओगे अपनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से, उसके ऊपर लिखोगे कि एसेट जो है वो कंप्यूटर जो है उसकी लाइफ जो है दैट इज 5 years, तो आप 20% के हिसाब से उसे डेप्रिशिएट भी कर रहे होगे एज पर कंपनीज एक्ट। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको अलग डेप्रिसिएशन रेट है, बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप बताओगे लाइफ कितनी है उस एसेट की। जीएसटी वाले वही बुक देखेंगे आपकी कि आपकी लाइफ कितनी थी एसेट की, आपने दिखाया 5 साल का, ये कंप्यूटर कहाँ है, उसने पकड़ा आपको, कह रहे ये कंप्यूटर तो मैंने आजकल अपने भाई को दे दिया है। कह रहे जब भाई को दिया था कब का दिया हुआ, कह रहे इसी साल दिया है। कह रहे इसको तो अभी 2 ही साल हुए हैं दिए हुए, तो ये इसके ऊपर जीएसटी जमा कराया। कह रहे ये जब मैंने बेचा ही नहीं तो। वो कहेगा बेचने से मुझे कोई मतलब नहीं है, तूने ये बिजनेस एसेट खरीदा था, ये 5 साल के लिए खरीदा था। अगर तूने ये एसेट विदाउट कंसिडरेशन भी ट्रांसफर किया है तो स्टिल वी विल ट्रीट इट एज ट्रांसफर। दिस इज अ केस ऑफ परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। ये बिजनेस एसेट तूने ट्रांसफर कर दिया है। इसका जो तूने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तूने अवेल करा था कि 5 साल तक मैं एसेट यूज करूंगा तो मैं इसका पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लूंगा। तूने इस्तेमाल ही 2 साल किया तो 2 साल का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर ले। मींस 25,000 में से 2 साल का कितना हो गया, 10,000। बाकी 3 साल का कितना बचा, 15,000। वो 15,000 गवर्नमेंट को जमा करा दो, चुपचाप से गवर्नमेंट को जमा करा दो, क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल बिजनेस को नहीं कराया है, आपने उससे पहले बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर दिया है। तो दिस इज अ केस ऑफ परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। यही अगर गलती से बिजनेस एसेट को, मींस यही कंप्यूटर को कोई चोरी करके ले गया होता, यहाँ कहीं बिजनेस में आग लग गई होती आपकी प्रेमिसेस में, तो भी आपको ये जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बिजनेस इस्तेमाल नहीं कर सका है, तब भी इसको जो है आपने जमा कराना है। ये एक अपने आप में छोटे छोटे केसलेट्स में आ सकता है। मींस आपको जो है वो आपके बिजनेस में आपके बिजनेस प्रेमिसेस में आप रात को गए, आपने 2 साल पहले कंप्यूटर खरीदा था जिसकी लाइफ 5 साल थी, आपका जो है 25,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया था, ऐसे ही क्वेश्चन बना। उसके बाद 2 साल बाद ही उसमें जो है आपके बिजनेस प्रेमिसेस में आग लग गई, तो आपको क्या कोई जीएसटी की लाइबिलिटी है? आप ऑन ह्यूमन ग्राउंड सोचोगे यार, एक कंप्यूटर में आग लग गई, ऊपर से अब तुम लाइबिलिटी की बात कर रहे हो। तो ह्यूमैनिटी अलग तरफ है, बिजनेस अलग तरफ है। बिजनेस ने उस एसेट को फुली यूटिलाइज नहीं करा है, जबकि आपने उसका जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा का पूरा ले लिया है। तो आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने फालतू कंज्यूम कर लिया है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, इट हैज टू बी रिवर्स्ड टू दैट एक्सटेंट। ये पॉइंट क्लियर है या कुछ डाउट रह गए? पॉइंट ही याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। कोई मैथमेटिक्स नहीं आना किसी ने पूछना है इसमें आपसे, क्लियर सिर्फ सर। ये पॉइंट ही याद करना है बस, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछना किसी। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट? यस सर। यस सर। मींस आग लग गई तो भी, मींस कोई किसी तरह से आपने बेच दिया जल्दी तो भी। अच्छा, एक पॉइंट और होता है इसमें, यहीं पे ही बात कर रहे थे, जैसे आप बिजनेस एसेट खरीदते हैं जब कोई, व्हेन यू बाई अ बिजनेस एसेट, आप जब कोई स्टॉक इन ट्रेड लोगे, मींस कुछ खरीदोगे बेचोगे, जैसे हम स्टील की बात कर रहे थे पीछे कि हमने स्टील खरीदा और उससे पहले हमने स्टील परचेज करा, दो ही काम कर रहे थे ना। तो स्टील जब हम बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, तो ये जो स्टील था दैट वाज नथिंग बट स्टॉक इन ट्रेड। तो जो स्टॉक इन ट्रेड जब हम परचेज सेल कर रहे हैं, तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईटीसी है, वो हम जैसे ही परचेज करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज और इन द ईयर ऑफ परचेज, इन द ईयर ऑफ परचेज जो है इसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। जब हमने परचेज करा
तो हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ही ले लेंगे। बट अगर हम कोई एसेट ले रहे हैं, इफ मींस इन द ईयर ऑफ परचेज हम जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है that we will take, but if we are actually buying some asset, तो एसेट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जनरली हम 2 सालों में स्प्रेड करके लेते हैं। मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एसेट इज स्प्रेड ओवर 2 years। आधा हम पहले साल जब हमने परचेज किया है तब लेंगे, और बचा हुआ आधा जो है वो हम सब्सिक्वेंट ईयर में लेंगे। ये पॉइंट हम आगे भी कई बार पढ़ेंगे, अगर कहीं इस टाइम स्किप भी हो जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं। बट ये वाला पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, कि इसमें जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो वापस करना है, इसलिए इट इज ट्रीटेड एज इफ द गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। ये गुड्स जो है वो ट्रांसफर मान लिए जाएंगे अगर हम फ्री में दे रहे हैं तो भी। सेकेंड पॉइंट जो हमारा आ जाता है दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है जी। अब जो है थोड़ी सी स्टोरी और लंबी हो गई, मगर और आपका जो है वो समझदारी और बढ़ने वाली है। मींस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी की कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। अब रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं? मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन or between distinct person when made in the course or furtherance of business. There is an exception for gifts made by an employer to employee which are not considered a supply if their value does not exceed 50,000 in a financial year. तो मींस अब ये सेकंड 50,000 वाली क्या स्टोरी है, ये इस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले जो आते हैं वो रिलेटेड पर्सन क्या होता है वो समझ लेते हैं। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन को एक बार डेप्थ में देख लेते हैं। सो रिलेटेड पर्सन डिफाइन किया हुआ है। अब हल्के हल्के सेक्शन बच्चे याद करने शुरू कर दो, सारे नहीं करने हैं बट कुछ एक सेक्शंस याद हो जाएं। जैसे ये रिलेटेड पर्सन का सेक्शन जो है वो हल्का दिमाग में रखना शुरू कर दो। नहीं भी रहेगा तो कोई ज्यादा चिंता नहीं है, बट थोड़ा बहुत रह जाए तो बहुत अच्छा है। So section 515 governs the evaluation of taxable supplies and the relationship between the parties, which is a key factor. When a transaction is in between the related persons, the transaction value is not always accepted as the taxable value, as the relationship may influence the price. Means क्योंकि वो transaction in between related persons है, तो इसलिए ये हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शन जिस रेट पे हुई है उस रेट के नीचे जाकर भी जीएसटी डिपार्टमेंट देखे कि वाकई ही यही प्राइस है या कुछ और प्राइस भी हो सकता है। जैसे आप और आपका ब्रदर जो है वो दोनों बिजनेस शुरू कर देते हैं, अगर दोनों ब्रदर्स बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। तो डिपार्टमेंट के पास राइट होगा कि वो प्राइस को जो है वो डिफाइन करवाए, डिटरमिन करे कि वो आर्म लेंथ पे हुआ है या वो जो दो भाइयों के बीच में प्राइस हो सकता है उसी प्राइस पे हो गया है। उसके बाद चुपचाप से घर आने के बाद कमरे में पैसे एक्सचेंज कर लेते हैं, कहते हैं कि यार ये सामान जो है, जो ₹1,00,000 वाला सामान था, इस तू 10,000 रुपए में ले ले। अब जब 10,000 रुपए में लेगा तो जीएसटी भी 10,000 रुपए के ऊपर ही देगा। 10,000 रुपए के ऊपर बिल बना के जीएसटी ले ले। रात को 90,000 रुपए मेरे से तू अलग से ले लियो, जो तूने ₹1,00,000 का सामान दिया है उसके मैं तेरे को 90,000 रुपए दे दूंगा। कहीं ऐसी डिस्टिंक्शन तो, ऐसी चीजें तो नहीं हो रही है। ये बेसिकली एक आइडिया है रिलेटेड पर्सन ट्रांजैक्शंस में। अब रिलेटेड पर्सन होते क्या हैं, किस इस डेफिनेशन में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? तो अ पर्सन इज डीम्ड टू बी अ रिलेटेड पर्सन मींस, एक तो मैंने आपको ब्रदर वाला एग्जांपल दिया, ये जो है ये रिलेशनशिप में लास्ट में कवर हो रहा है। इससे पहले दे आर द ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन एंड अदर्स बिजनेस। मींस अगर आपके बिजनेस में कोई दूसरा बंदा डायरेक्टर है या ऑफिसर है आपके पास, तो आप अगर उसको कुछ सेल कर रहे हो अपने ऑफिसर या डायरेक्टर को, तो वो रिलेटेड पर्सन। दे आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन अ बिजनेस। दोनों दोनों पार्टनर हैं, अपने ही पार्टनर को जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म से सामान बेच रहे हो, तो वो जो है वो रिलेटेड पर्सन। एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉई जो है ये रिलेटेड पर्सन होंगे। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ए रिलेटेड पर्सन ट्रांजैक्शन। अब रिलेटेड पर्सन ट्रांजैक्शन है तो जो है देन इट बिकम्स मींस इवन इफ इट इज अ रिलेटेड पर्सन ट्रांजैक्शन, still it is considered as taxable transaction.
अब टैक्सेबल ट्रांजैक्शन में क्या देखना है हमने, अगर ये बिना किसी कंसिडरेशन के हो रही है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, स्टिल इट इज टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि यही तो चीज हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल 1 में। क्या चीज पढ़ रहे हैं हम? शेड्यूल 1 कह ही ये रहा है कि एक्टिविटीज इन शेड्यूल 1 विच आर सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी अगर ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है इन बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज अ केस ऑफ सेल। वहां सेल, एक्सचेंज, बार्टर, कुछ भी कहो, वो कुछ ना कुछ हुआ है, जीएसटी पिक्चर में आ जाएगा। अब यहां जो है, जो एक एग्जाम्पल आ जाता है इन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एक एग्जाम्पल आ जाता है, वो क्या है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एम्प्लॉई जो है वो सर्विसेज दे रहा है, वी नो दिस, एम्प्लॉई इज गिविंग सर्विसेज टू एम्प्लॉयर। बट ये जो सर्विस है, जो सर्विस एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को दे रहा है, ये सर्विस जो है ये आती है, दिस सर्विस इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, दिस सर्विस इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो सर्विसेज हैं उसका मतलब है कि इन सर्विसेज के ऊपर टैक्स नहीं लगना है, नो जीएसटी ऑन शेड्यूल 3 सर्विसेज। ठीक है बच्चे, शेड्यूल 3 में जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना है, तो उसका मतलब हो गया कि जो एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो भी वो उसके लिए काम कर रहा है, उसके ऊपर वो सैलरी लेगा, बट उस सैलरी के ऊपर दैट सैलरी विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्राइस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन न मानते हुए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है, वो जीएसटी के परव्यू में नहीं आती है, वो सैलरी जो है वो जीएसटी के परव्यू में नहीं आती है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जो सर्विसेज हैं दे आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, वो शेड्यूल 3 के अंदर कवर्ड है। बट आपने कई बार देखा होगा कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कई चीजें जो है वो वैसे ही दे देता है कि चल जा यार, ले जा, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर जो है वो कभी यूज कर रहा था, जैसे मैं कंप्यूटर अपने एम्प्लॉयर का यूज करता हूँ, अगर एम्प्लॉयर का कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो 3 या 4 साल बाद कंप्यूटर जो है उसकी लाइफ खत्म होने को होती है। तो एम्प्लॉयर को कहता हूँ कि भाई अब मेरे को नया कंप्यूटर दे दो, तो पुराने कंप्यूटर का क्या करना है? कह रहा है वो तू ले जा, वो तेरा हो गया। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को वो कंप्यूटर फ्री में दे दिया, तो विल दैट बी ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर? तो वो यस, जो वो पहला वाला पॉइंट अभी हमने पढ़ा है उस हिसाब से वो ट्रांसफर हो जाएगा कि इन बिटवीन रिलेटेड पर्संस, मींस यहाँ पर ये एक तो ये रिलेटेड पर्सन है, दूसरा ट्रांसफर तो है ही है विदाउट, अगर कंसिडरेशन जा रहा है तो भी वो ट्रांसफर है, मींस अपने अपना बिजनेस एसेट किसी थर्ड पर्सन को दे दिया तो उसके ऊपर जीएसटी आपको जमा कराना पड़ेगा अनयूटिलाइज्ड पीरियड का। आपने अगर कुछ सस्ते में दे दिया तो आप जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले पॉइंट में फंस जाओगे कि यार ये जो है ये फेयर कंसिडरेशन नहीं हुई है, यहाँ कंसिडरेशन कम हुई है, तो वो कंसिडरेशन के ऊपर जीएसटी मींस इट विल बी ट्रीटेड एज कि आपने 1 लाख रुपए वाला कंप्यूटर अपने एम्प्लॉय को जो है वो 3,000 रुपए में बेच दिया। अब 3,000 रुपए में बेचा है तो उसकी फेयर कंसिडरेशन निकलवाई जाती है कि इसकी जो है वो 20,000 रुपए जो है वो कीमत होनी चाहिए थी। इस 20,000 रुपए के ऊपर जो जीएसटी बनता है दैट टर्न्स आउट टू बी, 20,000 रुपए के ऊपर जीएसटी जो बनता है वो बनता है, अगर 28% के हिसाब से बनाते हैं तो 5600 रुपए, तो इसके ऊपर 5600 रुपए का जीएसटी बनेगा। ये रिलेटेड पर्सन ट्रांजैक्शन हो जाएगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में कि तुमने जो कंप्यूटर है वो 20,000 रुपए वाला कंप्यूटर 3,000 रुपए में दे दिया एम्प्लॉय को, मगर इसके ऊपर जो जीएसटी है वो 5600 बनता है। तुमने जो जीएसटी बनाया वो खाली जो है 28% ऑफ 3,000 जो है that you have worked out to almost say 800 something, 800 प्लस 800 900 रुपए बनाया है, तो वो गलत बनाया है। आपको इसके ऊपर 5600 का जीएसटी जमा कराना होगा, 5600 का जीएसटी जमा कराओ। तो ये जो है अब आपको यू विल बी आस्क्ड कि ये 5600 का जीएसटी आप जमा कराओ। ये बात पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। जलेबी तो नहीं बन गई? हेलो सर कैन यू रिपीट प्लीज? हाँ रिपीट करता हूँ, ठहरो।
एक मिनट जरा। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जो है एक एसेट दिया। एम्प्लॉयर गेव एन एसेट टू इट्स एम्प्लॉय। अब इसमें जो है इफ इट इज मीन्स वो कितना दे सकता है, वो ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000 के फ्री गिफ्ट दे सकता है। ठीक है जी, 50,000 रुपए के फ्री। गिव एन एसेट टू इट्स एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000 फ्री गिफ्ट कैन बी गिवन एंड इट विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। मीन्स एक एम्प्लॉयर जो है एक एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर कैन गिफ्ट ₹50,000 worth of gifts without GST to employee। एम्प्लॉय को जो है वो 50,000 रुपए सालाना के गिफ्ट जो है वो बिना किसी जीएसटी के दे सकता है। इतना सा पॉइंट याद रख लेते हैं बस। ठीक है जी। हेलो सर एम्प्लॉय Yes, को sir. मिलेगा कि एम्प्लॉयर अगर को मिलेगा गिफ्ट? गिफ्ट बेटा एम्प्लॉय को मिलना है। एम्प्लॉयर को कौन गिफ्ट देता है? एज एन ओके एम्प्लॉय सर। आप कभी एम्प्लॉयर को गिफ्ट नहीं दोगे। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो एक साल में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देने पर उसको कोई जीएसटी नहीं देना है। वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए सालाना का गिफ्ट जो है वो फ्री में बांट सकता है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है जी। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पर जो है वो अब हम वापस से जो है वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। रिलेटेड पर्संस में कौन कौन हो सकते हैं? ऑफिसर और डायरेक्टर। मींस जो आपके कंपनी में ही ऑफिसर या डायरेक्टर है और वो कंपनी अपने ऑफिसर या डायरेक्टर के साथ कोई डील कर रही है तो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मींस आप अपनी ही कंपनी के डायरेक्टर को जो है वो कुछ सामान बेचते हो और वो बेचते हो मानो फ्री में दे देते हो, यू डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। मींस आप जो है वो फ्री में उसको उठा के सामान दे देते हो, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो शेड्यूल 1 के अंदर ट्रांजैक्शन आ जाएगी। शेड्यूल 1 में ट्रांजैक्शन आएगी तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे ही आपका अगर कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म से आप सामान अपने पार्टनर को दे देते हो तो पार्टनर को जो वो सामान गया हुआ है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में भी जो है वो जीएसटी इमीडिएट आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। अनलेस मींस जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है वो 50,000 रुपए तक का कोई सामान साल में फ्री में दे दिया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 50,000 रुपए से ऊपर की कंसिडरेशन का कुछ भी सामान दिया तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो उस पे जीएसटी लगेगा, चाहे वो ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन ही हो रही। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. 50,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन इन बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर जो है वो मान लो 55,000 रुपए का सामान जो है वो एम्प्लॉय को जो है वो फ्री में दे देता है, तो अब इसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। भैया इसके ऊपर जीएसटी दो। अगर वो 50,000 रुपए तक का है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, वो जो है वो उस एक्सेप्शन में निकल जाएगा। और उनसे कौन से एम्प्लॉइज जो है वो ट्रांजैक्शन इन बिटवीन रिलेटेड पर्सन कहलाएगी? वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर। कंट्रोल क्या होता है? जब
दूसरे की कंपनी में आपकी ओनरशिप है, मींस आपके पास जो है उसके शेयर्स हैं और आपके पास कंट्रोलिंग राइट्स हैं कि आप कंपनी को के अंदर कंट्रोलिंग राइट्स रखते हो। कंट्रोलिंग राइट्स जो हैं दे कैन बी टू द ट्यून ऑफ 20% और 25% ऑल्सो। अगर आपके पास 20 या 25% की ओनरशिप है और साथ में लिखा हुआ है कि ये कंट्रोलिंग राइट है और होल्ड्स ये 25%, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स और होल्ड्स 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक्स। मींस ये अगर किसी कंपनी में आपके 25% शेयर हैं तो आप उसके पास उसके कंट्रोलिंग राइट्स रखते हैं। जब आपके पास कंट्रोलिंग राइट्स हैं तो आप अगर उस कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और वो फ्री में हो रही है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर इन केस ऑफ जीएसटी। जीएसटी में वो ट्रांसफर मानी जाएगी, अंडर शेड्यूल 1 मानी जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन। मींस जो दो बंदे हैं इन दोनों बंदों के ऊपर एक कॉमन है आदमी जो दोनों को कंट्रोल कर रहा है। मींस इट इज अ ट्रांजैक्शन से इन बिटवीन XYZ लिमिटेड एंड ABC लिमिटेड। दो कंपनीज हैं, एक ABC लिमिटेड है और एक XYZ लिमिटेड है। इन दोनों ही कंपनीज में बलविंदर सिंह के शेयर जो हैं वो जो है वो 25-25% है। 25% यहां पर भी है, 25% यहां पे भी है, यानी कि ये दोनों कंपनीज को कंट्रोल बलविंदर सिंह जी कर रहे हैं। अब XYZ लिमिटेड ने अगर ABC लिमिटेड को कुछ जो है वो फ्री में दिया, मींस विदाउट एनी कंसीडरेशन दिया, स्टिल दिस ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज इफ जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दिस। ये वाली जो है ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स या ट्रांसफर ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। ट्रांसफर क्यों मानी जाएगी, कंसिडरेशन तो है नहीं, क्योंकि इट इज इन बिटवीन द टू एंटिटीज विच आर कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन। कोई एक तीसरा बंदा है जो इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एक मतलब दे आर लाइक सिस्टर कंसर्न्स ना, क्योंकि इनका पेरेंट एक ही है। बलविंदर सिंह इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज पेरेंट टू बोथ दी कंपनीज और ये दोनों सिस्टर कंपनीज मानी जाएंगी। अब जब ये सिस्टर कंपनीज है तो इन दोनों की जो ट्रांसफर ऑफ एसेट है वो शेड्यूल 1 के अंदर गिर जाएगी। शेड्यूल 1 में आते ही उसकी जो ट्रांसफर है वो टैक्सेबल हो जाएगी इवन इफ इट इज विदाउट कंसीडरेशन। ठीक है जी। तो कंसीडरेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट शेड्यूल 1 में जो है वहां कंसीडरेशन के बिना भी जो एसेट है, जो ट्रांजेक्शन है वो कंसीडर जो होगी, इट विल बी कंसीडर्ड एज इफ इट इज ए ट्रांसफर। वो ट्रांसफर मानी जाएगी और ट्रांसफर और सप्लाई मानी जाएगी। सप्लाई के ऊपर टैक्स अकॉर्डिंगली आ जाए। एनी डाउट्स? नो सर। So together they directly or indirectly control a third person. ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। They are the members of the same family. अब सबसे पहला पॉइंट जो हमने शुरू करा था वो फैमिली वाला शुरू करा था। अगर फैमिली में ब्रदर सिस्टर हैं तो उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन जो है वो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इफ इट इज जस्ट अ पर्सनल एक्सचेंज तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं आपस में तो कंसीडरेशन के बिना अगर एक दूसरे को कुछ दे दिया, स्टिल इट विल बी कंसीडर्ड एज ए ट्रांसफर और ट्रांसफर होते ही मींस सप्लाई मानी जाएगी। सप्लाई होते ही टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सो इट इज बेसिकली द सप्लाई विच अट्रैक्ट टैक्सेस। जैसे ही सप्लाई हो गई तो टैक्सेस जो हैं वो अट्रैक्ट हो गए। नो सूनर यू आपकी डेफिनेशन जो है उसमें सप्लाई दिख गई, टैक्स एक्ट हो गए। सप्लाई के लिए क्या चाहिए, कंसिडरेशन। मगर कुछ एक केसेस ऐसे हैं जहां बिना कंसिडरेशन के भी ट्रांजैक्शन जो है वो सप्लाई मानी जाएगी। वो कौन से केसेस हैं, वो शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं। वो पहला केस हमने जो पढ़ा है वो ये है कि आपने एक एसेट जिसपे आईटीसी लिया हुआ था, आईटीसी वाज अवेल्ड, आईटीसी आपने यूज कर लिया था, उसके बाद आईटीसी अवेल करने के बाद आपने एसेट दूसरे को दे दिया। तो दूसरे वो अब किसी को भी दिया हो, XYZ किसी को भी दिया हो, अगर एक बार आपने आईटीसी अवेल कर लिया है, आपने एसेट बिना क्या कहते हैं उसकी लाइफ लिवन अप किए हुए आपने किसी को एसेट ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो है ये शेड्यूल 1 में ट्रांसफर मानी जाएगी। दूसरा जो है हमने देखा, दूसरा केस जो है वो रिलेटेड पर्सन के जो ट्रांजेक्शन है, इफ इट इज अ ट्रांजेक्शन इन बिटवीन रिलेटेड पर्सन, और रिलेटेड पर्सन में जो ट्रांजेक्शन है वो विदाउट कंसिडरेशन हो रही है तो भी वो ट्रांसफर मानी जाएगी। अब रिलेटेड पर्सन का जो लास्ट था वो हमारा है द टर्म पर्सन हियर ऑल मींस पर्संस ऑफ द सेम फैमिली। सेम फैमिली का मतलब हो गया आपका
ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन और इन लॉज और उनके चिल्ड्रन। मीन्स जो पेरेंट्स के साथ साथ आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो है, दे विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द फैमिली। द टर्म पर्सन here also includes legal person like companies and firms. Additionally, persons who are associated in business in that one is sole agent, sole distributor, sole concessionaire or others are also deemed to be related. ये सब भी जो है ये आपके related person माने जाएंगे। जैसे sole agent है, sole distributor है या sole concessionaire करके है, तो ये भी related person ही माना जाएगा। तो this is the broad definition of a related person. रिलेटेड पर्सन के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आती है डिस्टिंक्ट पर्सन की। बिफोर वी मूव ऑन टू डिस्टिंक्ट पर्सन, इस पॉइंट को एक बार फिर देख लेते हैं। सेकंड वाला पॉइंट जो था हमारा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस। डिस्टिंक्ट पर्संस को पढ़ने अभी हम जा रहे हैं। देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर गिफ्ट्स मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय which are not considered supply if their value does not exceed rupees 50,000 in a year. ये पॉइंट याद रहेगा बच्चे, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट दे रहे हैं तब वो टैक्सेबल है। अगर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दे रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नो जीएसटी टिल 50,000। और ये पेपर में क्वेश्चन आ जाना है, ये 50,000 रुपए वाला जो है, ठीक है जी। कि शेड्यूल 1 में जो है वो लिखा हुआ है कि देयर इज नो, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, स्टिल द गुड्स आर कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड बिकम टैक्सेबल। एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को एक गिफ्ट दे दिया, उस गिफ्ट में उसने उसको जो है वो मोबाइल फोन दे दिया। मोबाइल फोन की कीमत जो है वो 45,000 रुपए थी। क्या इस 45,000 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा? जीएसटी उसे चार्ज करना चाहिए? आपका आंसर है नो। नो आपका सर, आंसर है नो, नो क्योंकि वो 50,000 के नीचे नीचे है।